तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वोल्ट मीटर और एमीटर बता दिया था, गैल्वेनोमीटर से कैसे बनता है। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के लिए, और वो कॉन्सेप्ट है ना आईटी जेई के लिए, आईटी जेई एडवांस के लिए, है ना। और वो कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीमीटर। मल्टीमीटर, व्हाट इज मल्टीमीटर? an emitter an emitter which has an emitter which has multiple range। आपको एक ऐसा एमीटर बनाना है जिसकी रेंज करंट मेजरमेंट करने की बहुत सारी हो, है ना। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर हम उसे समझेंगे, है ना। लिख लो पूरा। द galvanometer shown in the figure has resistance 50 ohm and full scale deflection current is 1 milliampere, find the values of resistances R1, R2 and R3 required to convert it into a meter having ranges as indicated। जैसे कि आपके पास ये गैल्वेनोमीटर है और ये आरजी है और ये 50 ओम है, और इसमें फुल स्केल डिफ्रैक्शन करंट 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है। साथ में इसमें 3 रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगे हुए हैं, है ना भाई। और इनपुट तो यहां पर है, क्लियर है बात। और आउटपुट आपको निकालना है, है ना। मैं बता देता हूं, अभी कॉपी करो इसे। ये हमारा A है, ये M पॉइंट है, ये 10 एम्पियर, ये N पॉइंट है, ये 1 एम्पियर, और ये O पॉइंट है 0.01 एम्पियर। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ही एमीटर में, जैसे मान लिया एमीटर है, ये एमीटर है, क्लियर है बात। तो ये तो हो जाएगा इसमें इनपुट करंट, और यहां से आपको 3 पॉइंट मिलेंगे MNO। अगर जो आप इस एमीटर को, या ऐसे मान लो ये है MNO। यदि आप इस एमीटर को, ये तो हो गया इनपुट, ये तो हो गया मान लिया A और M के बीच में लगाओगे, A और M के बीच में, तो ये एमीटर 10 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। और यदि आप A और N के बीच में लगाओगे तो ये एमीटर 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। और यदि आप A और O के बीच में लगाओगे तो 0.1 एम्पियर तक ये मेजर कर सकता है। ऐसा हमें एमीटर बनाना है, क्लियर है क्या बात? ये है, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनाएंगे, बोर्ड पे देखो। जब आप, है ना, 0.1 एम्पियर का, तो उसके लिए आपको ये रेजिस्टेंस R1, R2 और R3, ये 3 रेजिस्टेंस की वैल्यूज आपको निकालनी है, क्लियर है बात। तो देखो कैसे करेंगे। फॉर रेंज 0.1 एम्पियर, यानी कि आप 0.1 एम्पियर की रेंज का एक एमीटर बनाना चाहते हो कि इससे 0.1 एम्पियर तक लग जाए, तो आपका आउटपुट यहां पे आना चाहिए। उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर कॉइल तो ऐसे होगी, और ये 50 ओम ऐसे होगा, साथ में फुल एम्पियर
जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो ऐसे होगा, और ये तो हो जाएगा मान लिया इनपुट। चलो आप इनपुट यहां पे दे रहे हो, यहां पे दे लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पे भी आप दे सकते हो, है ना। ये हो जाएगा आपका इनपुट ए, सही है बात, और आउटपुट आपको लेना यहां पे, तो इसका मतलब ये तो हट ही गए यहां से, समझ में आई बात। तो 3 रेजिस्टेंस होंगे और आउटपुट आएगा आपका यहां पर, आउटपुट आएगा यहां पर, कहां पर, ओ पर, दिस इज ओ एंड दिस इज आउटपुट। तो ये 3 रेजिस्टेंस जो होंगे R1 R2 R3, और ये हो जाएगा आपका RG, इस तरीके से हो जाएगा। और जो रेंज है, रेंज वो कितनी है, वो 0.1 एम्पियर है। तो एक इक्वेशन इससे बनेगी, इक्वेशन किससे बनेगी है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस केस में कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हाँ भाई, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती थी, बता सकते हो, हाँ कितनी होती है, आई फुल अपॉन आई माइनस आई फुल इंटू RG, ये होती है। तो IF को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, IF को तो इग्नोर ही कर देते हैं, ये तो इग्नोर ही मान लेते हैं, और IF जो है वो है 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई आई, कितनी मेजर करनी है हमें, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज 0.1 एम्पियर इंटू RG जो है ये 50 ओम है, और RS जो इस केस में होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ भाई, इसे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 500 इज इक्वल टू 0.5 R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू इससे आ जाएगी। हमें R1 R2 R3 की वैल्यू बतानी है, उसके लिए हमें, है ना, उसके लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए। R1 R2 R3 अननोन है, मल्टीमीटर बनाना है हमें जो कि रेंज, जिसकी मल्टीपल रेंजेस हों। जैसे कि मान लिया जो हमारा आंसर आ रहा है ना, उसमें इसे इग्नोर करके नहीं आंसर आ रहा है। जैसे मैं इसे प्रॉपर लिख दूं यदि IF को, तो थोड़ा सा सही कर लेना आप इसे बेटा। इसे जैसे IF है, तो IF है आपका 10 की पावर -3, और I कितना है 0.1, और IF कितना है 0.001, और ये भी हम लिख देंगे 0.001, और RG तो है हमारा 50, है ना भाई। तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपन लिखेंगे, कैसे लिखें बताओ, ये आ जाएगा 1/100 -1 इंटू 50, तो 50/99 ओम आ जाएगा। तो लगभग ये 0.5 के ही बराबर है, लेकिन 50/99 ही लिख लो आप इसे, क्योंकि इसमें हमने 0.001 को भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि आंसर ऐसा ही दे रखा है इसमें। ठीक है बात। अच्छा, दूसरी रेंज कौन सी है, दूसरी रेंज है हमारी 1 एम्पियर। ये तो 0.1 रेंज के लिए काम करे कि हम इनपुट यहां पे लगाएं, आउटपुट यहां आए, और ये बीच का सर्किट कैसा काम करे, 0.1 रेंज के लिए काम करे। लेकिन वो कह रहा है कि इनपुट तो आप यहां पे लगाओ और आउटपुट आप यहां पे पाओ, और आउटपुट होना चाहिए 1 एम्पियर। तो बोर्ड पे देखो कैसे लिखेंगे, फॉर रेंज 1 एम्पियर कैसे करेंगे हम, ये आ गया लाइक दिस इज 50 ओम। क्लियर है बात। जब आप यहां पे आउटपुट लोगे बोर्ड पे देखना जरा, तो ये RG और R3 क्या होंगे, सीरीज में आ जाएंगे, ये R3, और आउटपुट लोगे यहां पर, तो इस तरीके से आप आउटपुट लोगे, और यहां पे है N, तो मैं थोड़ा सा N इधर ही लिख लूं, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा A, और यहां पे आएगा इनपुट, है ना। तो जो I है ये तो होगा IF, और यहां पे जो I देनी है हमें, उसकी रेंज कितनी रखनी है भाई, 1 एम्पियर रखना है। तो अब की बार मेरे पास RSH जो हो जाएगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो RSH का फॉर्मूला तो फिर से मैं IF अपॉन I माइनस IF इंटू RG ही लगाऊंगा,
लेकिन ध्यान से सुनना सौजन्या, अब की बार जो आरजी होगा वो आरजी 50 प्लस R3 के बराबर होगा इस केस में, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और शंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। तो IF की वैल्यू कितनी है, ये तो आपकी 1 मिली एम्पियर यानी 0.001 रहनी है, और जो करंट है वो 1 माइनस 0.001, और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो 50 प्लस R3 रहने वाला है। एक बार देख लेना बेटा इस इक्वेशन को जरा, सही करके लिख देता हूं यहां से ऐसे करके, है ना भाई। हमारे पास रिलेशन क्या क्या आ गया था, अरे कहां गया रिलेशन, आरएसएस था ना ये, तो हम पे रिलेशन जो आया था आरएसएच, यानी कि एक बार ये भी लिख लेना R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आया था भाई 50/99, है ना। ये रिलेशन जरूर लिख लेना लाइक दिस। और अब की बार इस केस में देखो, मैं इसे मिटाना नहीं चाह रहा हूं, यहां पे देखो आरएसएच अब की बार क्या है, आरएसएच इज R1 प्लस R2, आरएसएच इज R1 प्लस R2, और ये कितना बैठेगा, ये आपका बैठेगा जब आप कैलकुलेट करोगे 1/999 और 50 प्लस R3 बैठेगा ऐसे करके, है ना। तो ये 90 R1 प्लस R2 इतना बैठ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखना, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू इसमें रख देंगे कितनी, 1/99 50 प्लस R3 प्लस R3 एज इट इज इक्वल टू 50/99। आ रही है क्या बात, समझ में नहीं आ रही, ठीक है बात। तो हाँ यहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, 1 एम्पियर, है ना। तो मैं इसे 50 प्लस R3 प्लस 99R3, है ना, डिवाइडेड बाय 999 50/99, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 1000 R3 इक्वल टू 995099 ऐसे आएगा, है ना। तो मैं इसे इधर ले जाऊंगा और R3 की वैल्यू फाइंड कर लूं। अच्छा 9 से कट जाएगा ये तो 11 9 ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो 111 इंटू 50/11 माइनस 50, तो 50 एलसीएम लेके 11 माइनस 11/11, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 50 इंटू 100/11, तो 1000 R3 जो होगा 5000/11, तो R3 की वैल्यू 5/11 ओम आ जाएगी। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में, ये एडवांस में क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है ये एडवांस में, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मल्टीमीटर का। तो इसमें जो 1 के रेस्पेक्ट में है इसे इग्नोर नहीं करना है इस केस में, तो क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इस तरीके से दे रखे हैं शीट में, मतलब कोई क्वेश्चन दूसरा होगा कोई, तो इसे ध्यान रखना है अपने को, है ना। अब मैं ये आपसे कह रहा हूं कि हमें इनपुट तो यहां देना है और आउटपुट यहां पे लेना है, और रेंज रखनी है हमें 10 एम्पियर। तो बोर्ड पे देखो, मैं इसे साफ कर देता हूं अभी, है ना, ऐसे करके। तो फॉर रेंज 10 एम्पियर, 10 एम्पियर कहने का मतलब इनपुट यहां लगाए आउटपुट यहां लगाए, तो ये जो गैल्वेनोमीटर होगा और ये 50 ओम है आरजी, लेकिन ये जब आप इसमें यहां आउटपुट लोगे तो ये जो है सीरीज में हो जाएगा। कौन कौन सा सीरीज में हो जाएगा, एक तो R3 और एक R2 सीरीज में हो जाएगा, क्लियर है बात भाई। और यहां पे R1 लगेगा, साथ में यहां पे करंट लगेगी 10 एम्पियर, I की वैल्यू यहां पे जाएगा IF, और R2 और R1 के बीच में, R1 और R2 के बीच में यहां पर 10 एम्पियर का पॉइंट बना रखा है और उसे बोल दिया मैंने M। समझ में आ रही है ना बात। तो अब की बार जो शंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा R1। अब मैं इसे साफ कर देता हूं,
है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ। जो इक्वेशन बनेगी आर एस एच इज इक्वल टू, है ना, आई एफ अपॉन आई माइनस आई एफ इंटू आर जी। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो 0.01 होगी, लेकिन अब की बात 10 माइनस 0.01 ऐसे करना है, इंटू आरजी की वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी, जो आरजी की वैल्यू है वो हो जाएगी 50 ओम प्लस R3 प्लस R2। तो यहां पे आएगा 50 प्लस R3 प्लस R2 आएगा, और शंट रेजिस्टेंस कितना लिख दूंगा यहां पे लिख दूंगा R1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, यहां पे आएगा एक 10,000 माइनस 1, 50 प्लस R3 प्लस R2, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 9,999 R1 इक्वल टू 50 प्लस R3 प्लस R2। क्लियर है क्या बात। लेकिन ध्यान से देखो, R3 प्लस R2 की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा, कितनी आएगी, R3 प्लस R2 की वैल्यू 999 R1 माइनस 50 आएगी, और उसकी वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, तो हमें R1 की वैल्यू पता लग जाएगी। क्लियर है क्या बात भाई। तो अब हम कैसे करें, थोड़ा कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है ना बात। तो कैसे करेंगे बताओ, मैं यहां पे हटा देता हूं इसे, है ना, यूं करके। तो इस वाली इक्वेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह 999 R1 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 99, तो ये हो जाएगा 1000 R1 इज इक्वल टू 50 प्लस 50 अपॉन 99, तो 50,099, तो आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 99 इज इक्वल टू 10,000 R1, तो 3 जीरो कट जाएंगी, तो R1 जो होगा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 198 ओम, 1/1/98 ओम आंसर R1 का आ जाएगा। यहां पे आपने क्या निकाला था, R11 R3, और यहां पे क्या निकाला था R1, तो R2 की वैल्यू कैसे आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 50/99 है। समझ में आ रही है ना बात। तो अब मैं इसमें R1 की वैल्यू रख दूंगा, प्लस R2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है, R3 कितनी है भाई 5/11 है, इक्वल टू 50/99 है। बात समझ में आ रही है नहीं। तो हाँ 11 से कट जाएगा ये, 198 एलसीएम लेंगे 50/99 प्लस 198 R2 प्लस 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, तो 5 इंटू 18 आएगा, 5 इंटू 18, तो ये तो कट जाएगा, ये 100 जाएगा उधर, और 18 पंजे 90 और 1 91 प्लस 198 R2, तो 198 R2 जो होगा वो 9, तो R2 की वैल्यू 9 अपॉन इतनी होगी। समझ में आ रही है बात। तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो जो R2 की वैल्यू आएगी 1/22 ओम आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपकी टेस्ट सीरीज में जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेस्ट सीरीज में जरूर मिलेगा। और सेम प्रकार की प्रोसेस पोटेंशियल मल्टीमीटर, है ना, ये तो मल्टी एमीटर है, मल्टी वोल्ट मीटर के लिए भी क्वेश्चन सेम तरीके से बनाया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए बनाया जा सकता है, वो तो आप कर लोगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सही है। तो अब हम नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, और ये है आपका स्ट्रेच्ड वायर। स्ट्रेच्ड वायर
पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर है ना, यूज्ड टू, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंट एक्यूरेटली, है ना, इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। क्लियर है क्या बात? तो मैं आपको बता दूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बोलो वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर कैसे बनता है? कैसे बनता है वोल्ट मीटर? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस आप ऐड कर दोगे तो वोल्ट मीटर बन जाता है। वेरी हाई, कितना हाई? क्या आप इनफाइनाइट आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियल वोल्ट मीटर के लिए बता सकते हो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाना पॉसिबल है? नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाना वोल्ट मीटर का पॉसिबल नहीं है तो आइडियल वोल्ट मीटर तो बन ही नहीं सकता, इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हमें तो एक्यूरेटली नापना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और टू नोड्स। तो in that case the voltmeter does not work. There is a new device which is called potentiometer, is used to measure potential difference accurately without loading on the circuit. वोल्ट मीटर लगाने से, बोर्ड पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि ये एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस R1 R2 है और आपने इसके यहां पे लगा दिया वोल्ट मीटर, यूं लगा दिया वोल्ट मीटर, तो ये वोल्ट मीटर खुद इस सर्किट में लोड की तरह एक्ट करने लगेगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में हो जाएगा, तो ये एक्यूरेट रीडिंग तो नहीं देगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए, है ना, ओवरकम कह रहा हूं मैं आपको, इसे सही करने के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस सही हो तो पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं, लिख लो। It is a device, it is a versatile device which does not draw any current from the given circuit। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इस सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, एंड स्टिल इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस accurately, therefore it is आइडियल वोल्ट मीटर होता है। क्लियर है क्या बात? इसे साफ कर देता हूं, पोटेंशियोमीटर को बनाएंगे अपन स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर, है ना, लिख लो। इट कंसिस्ट a long wire, it consists a long wire AB, across which a standard battery is connected as shown in figure, कैसे? ये हमारे पास एक वायर है, लॉन्ग वायर है AB, और इस कंडक्टिंग वायर पर या रजिस्टिव वायर पर आपने क्या लगा दिया? एक शेल लगा दिया, और शेल को भी लगा दिया एक की के साथ, और यहां पे लगा दिया डॉट।
तो ये बन गया बस ये बन गया पोटेंशियोमीटर। बात समझ में आ रही है नहीं? ये जो शेल है इसे हम ड्राइविंग शेल बोलते हैं, और किसी किसी किताब में इसे स्टैंडर्ड शेल भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड शेल भी आप इसे बोल सकते हो। और ये जो वायर ए बी मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाई है इसकी, ये लॉन्ग वायर होता है। लॉन्ग मतलब 10 मीटर का। 10 मीटर, 10 मीटर कितने होते हैं पता है? 10 मीटर बहुत होते हैं। 10 मीटर यहां से लेके वहां तक पूरा आपका घर कवर हो जाएगा, इतना लंबा वायर है। तो इतने लंबे वायर को यदि आप ऐसे लगाओगे तो लैब में, फिजिक्स की लैब में सारे में वायर वायर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वायर को एक वुडन प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे करके, जैसे ये वायर स्टार्ट हुआ, यहां पे एक चिप लगा दी, फिर यहां पे 1 मीटर का वायर हो गया, फिर ऐसे यहां पे 1 मीटर का वायर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया यहां पे ऐसे, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके लगाते थे। ठीक है ना बात? यूं करके और एक ये वायर हो जाता है फाइनली, सही है। और ये पॉइंट हो जाता है ए, ये वाला। इस वायर को कई सारे टर्म में लकड़ी के फ्रेम पे, वुडन फ्रेम पे लगा देते हैं, और इससे क्या लगा देते हैं, हम एक बैटरी लगा देते हैं लाइक दिस, एंड दिस इज बी, दिस इज के, एंड दिस इज द ईएमएफ एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी लाइक दिस। ठीक है ना? दिस लॉन्ग वायर ऐसे लिखेंगे, दिस लॉन्ग वायर ए बी is connected, AB is connected, is fitted on a wooden platform, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर हम इसे जोड़ देते हैं, है ना? मैं आपको दिखा देता हूं फिर से। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं है। जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर था, मैग्नेट थी, मैग्नेट के बीच में कॉइल थी, निडल थी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सिंपल एक एबी वायर को ही वुडन प्लेटफॉर्म पे आपने ऐसे, क्योंकि लंबा था ना ये, तो ऐसे 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 करके बन गया, और बन गया पोटेंशियोमीटर वायर। तो हम बार बार ऐसा तो नहीं बनाएंगे इतना बड़ा चित्र। हमारा तो पोटेंशियोमीटर यही है बस, एक बैटरी जिसे आप स्टैंडर्ड या ड्राइविंग शेल कह सकते हो, और एक एबी वायर, ये है पोटेंशियोमीटर। कुछ भी इसके अंदर बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है जैसे मल्टीमीटर में या गैल्वेनोमीटर में था, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके एप्लीकेशन कहां पर हैं और कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर बोलो या पोटेंशियोमीटर वायर बोलो, तो इसके कई एप्लीकेशन हैं। पहला एप्लीकेशन मैं बता देता हूं, टू मेजर ईएमएफ ऑफ द बैटरी। किसी भी बैटरी का ईएमएफ नापने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया आप एक 2 वोल्ट की बैटरी लाए, समझ में आई बात, और इसका रेजिस्टेंस आर हम मान लेते हैं 0.5 ओम। नहीं आ रही बात समझ में? तो बोर्ड पे देखो, ये आप शेल लाए हो ऐसे करके, यू ±2 वोल्ट का शेल लाए हो ना, ऐसे लाए हो। तो जब आप किसी एक वोल्ट मीटर को शेल का वोल्टेज नापने के लिए लगाओगे तो दिक्कत क्या होगी बताओ? यहां पे 2 वोल्ट होना चाहिए। अगर जो मान लिया शेल है, इफ शेल इज ओपन, शेल यदि ओपन है, तो आप वीए भी बता सकते हो कितना आएगा सौजन्य? वीए बोला करो, स्ट्रॉन्ग आवाज में बोला करो, 2 वोल्ट, 2 होगा वो, है ना? डरना किस बात का है, इतना तो सिखा दिया। लेकिन अब हम 2 वोल्ट नापना चाहते हैं। भाई मान लिया ये शेल है, अब इसमें मान लिया लिखा नहीं है कि ये 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, तो हमें तो मेजर करना पड़ेगा ना।
तो मेजर किस चीज से करेंगे हम? मशीन लाएंगे। मशीन क्या? वोल्ट मीटर लाएंगे मार्केट से, अवेलेबल है, और इसके टर्मिनल पे लगा देंगे। कैसे? वोल्ट मीटर लाएंगे, वोल्ट मीटर लाएंगे और भैया नापो इसमें, तो हम इसमें ऐसे लगा देंगे। तो ये जो रीडिंग होगी वही तो हम देखेंगे और वो कहेंगे इसका ईएमएफ है। लेकिन जब आप इसमें वोल्ट मीटर लगा दोगे तो वोल्ट मीटर लगाने से क्या होगा कि इसमें एक सर्किट बन जाएगा, सर्किट, ये आर और ई, और इसके अंदर क्या फ्लो होने लगेगी? करंट। और करंट कितनी होगी? ई अपॉन आर प्लस आर। तो जब करंट फ्लो होने लगेगी तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये ए और बी, तो ये तो डिस्चार्जिंग सर्किट है। तो वीएबी कितना होता है? वीएबी इस केस में वो होता है ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। यानी ए और बी पर पोटेंशियल जो हमें चाहिए था वो कितना था? जैसे ई चाहिए हमें तो 2 वोल्ट आना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 2 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, रेजिस्टेंस है ना बेटा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाता है when we measured MEA, measured potential difference across terminal of battery, potential difference is less than the EMF E of the battery by amount, कितने अमाउंट से? IR से। यानी कि इस बैटरी, इस वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर है, इससे कभी भी आप इसका एग्जैक्ट पोटेंशियल मीटर ई नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसके टर्मिनल पे ऐसे लगाओगे यूं करके तो करंट फ्लो होने लगेगी और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर इसके अंदर शो करेगा। तो इसका मतलब यह है कि बैटरी का ईएमएफ तो हम कभी नाप ही नहीं सकते एग्जैक्ट वोल्ट मीटर की सहायता से, हमेशा गलत रीडिंग देगा ये। अब सुनो मेरी बात, इसका मतलब यह है कि वोल्ट मीटर से नहीं नापेंगे तो कुछ तो तरीका बताओ कि इसका ईएमएफ हमारा सही आ जाए। तो तरीका है पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर से हम इसका ईएमएफ नाप लेंगे। देखना बहुत ही आपको अच्छा लगेगा समझ करके, और करंट इलेक्ट्रिसिटी अब आपको अच्छे से समझ में आएगी कि इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे, है ना। तो बोर्ड पे देखो, उसे समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, है ना। ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ वोल्ट मीटर से तो नहीं नापा जाएगा, पोटेंशियोमीटर से नापा जाएगा। और पोटेंशियोमीटर होता क्या है? सिंपल एक वायर AB को एक बैटरी से जोड़ दो, और मान लिया बैटरी है, और ये बन गया पोटेंशियोमीटर, बस। अब देखो, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस तो कुछ होगा सही, ऐसे करके ये रेजिस्टेंस होगा। अगर जो मैं आपको यहां पे कहूं कि 50 वोल्ट की बैटरी है, ये 0, ये 50, तो यहां पे कितना हो गया भाई? 50। यहां पे कितना हो गया? 0। मान लिया ये वायर जो है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इस वायर को 10 मीटर नहीं लेते, इस वायर को 1 मीटर ही लेते हैं। अगर जो नहीं भी दिया हो तो आप उसकी लेंथ L मान सकते हो या 1 मीटर भी मान सकते हो, यानी 100 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोलते हैं वायर AB को? पोटेंशियोमीटर वायर। अच्छा, यहां पे 50 वोल्ट है, यहां पे 0 वोल्ट है। मैं इसे दोबारा बनाता हूं, आपको भी बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे समझेंगे, एक बार में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये है 50 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट। तो इसके मिड में, यानी कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां मिड में, आप मेरे को पोटेंशियल बता सकते हो? पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी यहां पे? देखो, ये टफ पड़ रहा होगा आपको,
मैं कह रहा हूं आपने एक रेजिस्टेंस लिया काफी बड़ा ऐसे यूं, और यहां पे लगा दिया 100 वोल्ट और यहां लगा दिया 0। आपसे पूछूंगा मिड में पोटेंशियल, बिल्कुल 1 मिनट में आंसर आएगा आपका 50 वोल्ट, है ना। अच्छा, बोर्ड पे देखो, बिल्कुल सही बात है, 37.5 आएगा, है ना, 37.5। लेकिन इससे जल्दी समझ में आ जाता है, जैसे हम इधर से इधर चलेंगे, यहां पे पोटेंशियल होगा 90, फिर यहां पे होगा 80, फिर यहां होगा 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, 20 एंड देन 0। ऐसे करके पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ये करके है 37.5, बिल्कुल आपने सही आंसर बताया, लेकिन निकालेंगे कैसे वो मैं बता रहा हूं। आप यहां देखो इस वाले एग्जांपल पे कि मान लिया ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर के में दे देते हैं। वैसे तो एक्चुअल में 10 मीटर का लगभग होता है ना। 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो 100 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है? 100 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कितना होगा? वो होगा 1 वोल्ट। बात समझ में आ रही है नहीं? 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट। तो यदि मैं आपसे पूछूं 10 सेंटीमीटर पर कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो 10 वोल्ट। अब बोर्ड पे देखो, जैसे आपने यहां 50 सेंटीमीटर बताया, और यदि मैं ये पूछता कि 20 सेंटीमीटर पर बताओ भाई आंसर कितना है यहां पे, है ना। चलो मैं लिख देता हूं, ये 90 है, ये हमारा रेजिस्टेंस ऐसे करके यूं, और ये है 20 सेंटीमीटर, और यहां पर है 100 वोल्ट, और यहां पर है 0 वोल्ट, और टोटल लेंथ कितनी है भाई? 100 सेंटीमीटर, और यहां पे मेरे को x की वैल्यू बतानी है, तो कितनी आएगी सौजन्य, बता सकते हो? हां, बता सकते हैं। ये कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पर कितना होगा? 20 वोल्ट। तो यहां पर 20 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, और यहां पे था 100। इस पोर्शन ने 20 वोल्ट खा लिया, और बचा कितना? 80 वोल्ट। बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं? हां, इधर देखो, इसी तरीके से ये मान लिया 100 सेंटीमीटर के वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था? 50। तो 1 सेंटीमीटर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा 50 अपॉन 100, तो यह 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 100 इंटू 25, तो 12.5 वोल्ट इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यहां पे तो 50, और ये खा गया, कितना खा गया? 12.5। तो बचा कितना? 50 माइनस 12.5, 37.5, 37.5 वोल्ट बचा। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अब यहां पे देखो, ये 25 सेंटीमीटर था, अब ये कोई पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, ये तो x की वैल्यू हो गई यहां, तो यहां पे y की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी यहां पे पोटेंशियल? तो अब देखो यहां पे कैसे आएगा 12.5, फिर से मैं बता रहा हूं, यूनिटरी मेथड लगाना है अपने को। कितने सेंटीमीटर का वायर है ये? 25 सेंटीमीटर का, बताया ना मैंने। 100 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है 50 वोल्ट, तो 1 सेंटीमीटर पर इतना, तो 25 सेंटीमीटर पर कितना? 25 सेंटीमीटर पर 12.5, तो यहां पे 0 आया है, तो यहां पे कितना होना चाहिए? 12.5 होना चाहिए, तभी तो। हाँ भाई, इतना आएगा। 12.5 में से 12.5 या 0 बचा। या आप ऐसा भी कर सकते थे, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मान लिया आपका 75 सेंटीमीटर था, और यहां पे 50 वोल्ट था। यहां पे आपको y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 25 तो ये हो गया ना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही 100 सेंटीमीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है 50 वोल्ट,
1 सेंटीमीटर पर होगा 50/100 और 75 सेंटीमीटर पर कितना होगा 75 सेंटीमीटर अपॉन 100 इंटू 75 25 या 75 100 25/2 इंटू 3 और ये हो गया 1 पॉइंट कितना 5 तो 37.5 वोल्ट यानी कि इतने पोर्शन में 37.5 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पे 50 है 50 में से 37.5 चला गया तो बचा कितना 12.5 वोल्ट दैट्स इट। 12.5 में से 12.5 चला गया तो बचा कितना 0। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इस पॉइंट को A मान लूं और इस पॉइंट को Y मान लूं तो A और Y के बीच में VA माइनस VY बता सकते हो कितना होगा VA माइनस VY? हां बता सकते हैं, जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस है उतना होगा। कैसे? इधर कितना था 50 और इधर कितना था 12.5 तो कितना हो जाएगा 37.5 वोल्ट। नहीं आ रही बात समझ में? तो VA माइनस VB के बीच में 37.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, जैसे मान लिया, छोड़ो रफ में लिखना नहीं है बस ऐसे ही बताओ, ये मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट 25 सेंटीमीटर ऐसे करके है ना, और यहां पे वोल्टेज आएगा 25 वोल्ट, ये आ जाएगा बिल्कुल मिड में। तो यदि मैं एक बैटरी लगाता हूं, हाँ भाई 25 वोल्ट की बैटरी लगाता हूं, यहां पे कितने वोल्ट की 25 वोल्ट की बैटरी, और ये तो हो गया 25 वोल्ट और यहां पे हो गया गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में करंट गैल्वेनोमीटर का मतलब है एमीटर, तो एमीटर में करंट कितनी जाएगी बोलो 0 0 करंट जाएगी। देखो अब मैं इसमें डिस्कस करता हूं कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। देखो जैसे कि मान लिया आपके पास एक शेल है, तो शेल का ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर होता है। तो जिस सेल का ईएमएफ ई आपको मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर तो मैंने बता दिया, वोल्ट मीटर से तो गलत रीडिंग आएगी, ई माइनस आएगा। जिस शेल का ईएमएफ फाइंड करना होता है, आप क्या करते हो, ये पोटेंशियोमीटर वायर लेते हो, ये रहा पोटेंशियोमीटर वायर ए बी वायर। पोटेंशियोमीटर वायर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस है खूब लंबा ऐसे, ये है पोटेंशियोमीटर वायर। किताबों में इसे ऐसे ही लिखा रहता है, तो अपन भी ऐसे ही लिखा रहेंगे। और बहुत ध्यान से सुनो, इस पोटेंशियोमीटर के वायर के में यहां पर एक मीटर स्केल भी लगा होता है और उसमें खाने ऐसे बने होते हैं लाइक दिस, वुडन लकड़ी के फ्रेम पे इस वायर को इस तरीके से डाल देते हैं लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे। क्लियर है क्या बात? यूं चलो मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर। तो जिस बैटरी का ईएमएफ आपको मालूम करना होता है, तो उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो आप पोटेंशियोमीटर वायर से पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और दूसरा ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर से दूसरा सिरा जोड़ करके एक हम J4 जॉकी, जिसे आप स्लाइडर भी बोलते हो, क्या बोलते हो, जॉकी और स्लाइडर भी आप बोल सकते हो, से स्लाइड करते हैं। और ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर तो ये सिंपल पोटेंशियोमीटर वायर ही होता है। इसका ईएमएफ कितना है, इसका वोल्टेज V मान लो, आप कुछ भी मान लो, समझ में आई बात। तो अब अगर जो आपको इसका ईएमएफ मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, इस शेल को इस तरीके से कनेक्ट करोगे और उसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के, स्टैंडर्ड शेल की बैटरी जो पोटेंशियोमीटर की है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे ऐसे करके, और दूसरे वाले टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर, वही गैल्वेनोमीटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कॉइल लगा दी, और ये इनपुट है ये आउटपुट है। तो ये क्या देता है बेटा गैल्वेनोमीटर, ये देता है डिफ्लेक्शन। क्या है G4
गैल्वेनोमीटर। तो हम इस जॉकी को यानी स्लाइडर को इस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी पर तब तक इधर उधर खिसकाते रहते हैं जब तक कि इसका नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन ना आ जाए। बात समझ में आ रही है नहीं? तो थोड़ी देर के लिए लिखना पड़ेगा अपने को। लिखो, द शेल is to be connected as shown in above figure and slide the jockey, जिसे आप स्लाइडर भी बोलते हैं, so that galvanometer shows null deflection। कॉपी करो। देखो बात, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, आपने इसे जॉकी को इस वायर पे ऐसे 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 तब तक इधर उधर खिसकाया जब तक कि इसमें नल डिफ्लेक्शन नहीं आ जाए। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है वो कितनी करंट है? 0। इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही, तो इसका मतलब यहां भी करंट कितनी होगी भाई? 0, क्योंकि जब जाएगी तभी तो इधर से भी जाएगी। तो इसका मतलब इस बैटरी में, ये बैटरी थी ना हमारी या शेल था, इस शेल के अंदर कोई भी करंट ना तो आ रही है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, यानी कि इस ब्रांच में 0 है, तो ये तो यूं करके सीरीज में है, तो ना तो कोई करंट आ रही है ना कोई करंट जा रही है। किस कंडीशन में? नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन में। आ रही है क्या बात समझ में? और इसे बैलेंस कंडीशन बोलते हैं ना, बैलेंस कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे लगा होता है मीटर स्केल, ऐसे ऐसे स्लाइड करते रहते हैं यूं करके, और जहां पर भी नल डिफ्लेक्शन जो कि शो करती है, मीटर स्केल में इस लेंथ को जो कि x है, इसे नोट कर लेते हैं यहां पे देख के। जैसे मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल, मान लिया हमने एक 20 वोल्ट की स्टैंडर्ड बैटरी से 100 सेंटीमीटर के वायर को जोड़ दिया, AB वायर को जोड़ दिया। अब हम क्या करा कि एक बैटरी लेकर के आए अननोन EMF की, हमें EMF निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इसके एक टर्मिनल को तो बैटरी के पॉजिटिव, पोटेंशियोमीटर वायर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, साथ में इस वाले टर्मिनल को हम ऐसे जॉकी से स्लाइड करते करते यूं करके तब तक करेंगे जब तक कि नल इसमें क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। और उस रीडिंग को हम मेजर कर लेते हैं। मान लिया ये टोटल वैल्यू 100 सेंटीमीटर थी, अब ये वैल्यू 25 सेंटीमीटर पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिलता है ना। मैं एग्जांपल लिख देता हूं ऐसे करके, इफ null deflection is found at 25 centimeter from terminal of potentiometer, terminal A of potentiometer, for terminal A of potentiometer as shown in above figure, find the EMF of the battery, यानी कि हमें इस बैटरी के EMF की वैल्यू निकालनी है। ये है फाइंड द EMF ऑफ द बैटरी। तो बोर्ड पे देखो, अब ये बताओ, जब इसमें कोई करंट नहीं है तो ये AJ है, तो मैं ये P और Q मान लूं क्या? P और Q थोड़ी देर के लिए। तो जब इस बैटरी में
कोई भी करंट ना तो आ रही है ना जा रही है, तो आप मेरे को, है ना भाई, आप मेरे को P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो कितना होगा? हां बता सकते हैं। E माइनस आई आर होता है वैसे तो, जो करंट आए या जाए, या E प्लस माइनस आई आर होता है, लेकिन करंट तो है ही नहीं, प्लस माइनस आई आर होता है। तो V और P और Q के बीच में पोटेंशियल कितना होगा? इसके बीच में E। नहीं आ रही बात समझ में सौजन्या? है ना? अच्छा, तो अगर जो P और A की बात करें तो ये तो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, और Q और J की बात करें तो ये भी एक पॉइंट से कनेक्टेड है। तो जो P और Q के बीच पोटेंशियल है, जो कि इस ऊपर वाले बैटरी के हिसाब से E के बराबर है, क्योंकि इसमें तो करंट तो है नहीं, और वही पोटेंशियल डिफरेंस A और J के बीच में भी होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? और A और J के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे। हाँ भाई, P और Q के बीच और A और J के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो वो तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? अरे A और J के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते आप? हाँ निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड से। कैसे? 100 सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है? 20 वोल्ट, ये ना 20 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर पर कितना होगा? 20/100। तो 25 सेंटीमीटर पर कितना होगा? 25 पर 20/100 इंटू 25, तो 25 चौका 100 और 4 पंजे 5 वोल्ट। नहीं आ रही बात समझ में? तो इस 25 सेंटीमीटर पर यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 5 वोल्ट का होगा। तो जे पर पोटेंशियल बता सकते हो कितना आएगा सौजन्या? 15 वोल्ट। लेकिन बात सुनो, यह है 20, यह है 15, यह 20, यह है 15। तो जो VAJ है वो कितना आएगा? 20 माइनस 15, यानी कि 5 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि A और J के बीच में जो पोटेंशियल है वही P और Q के बीच में है, लेकिन इस बैटरी से, इस सेल से कोई करंट नहीं जा रही, तो ये कंडीशन तो हो जाएगी 0, और यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो 5 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब बैटरी का ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट। अब ध्यान से सुनो, लिखो मत। 5 वोल्ट मैंने बता दिया ना। अब जब हमारे पास ये शेल था 5 वोल्ट का, तो जब हम वोल्ट मीटर लगाते थे तो वोल्ट मीटर लगाने में दिक्कत ये थी कि इसमें करंट फ्लो होने लगती है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग E माइनस आई आर के बराबर आती है, जबकि पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन पर काम करता है। इसके अंदर कोई भी करंट नहीं फ्लो होती, तो P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर आता है। दूसरी बात यह है कि ये इस चीज में, तो ये शेल इस वोल्ट मीटर से फिजिकली तो कनेक्टेड है ही सही, और इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर के केस में, पोटेंशियोमीटर केस में ये वायर फिजिकली तो कनेक्टेड है, लेकिन इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन इनमें नहीं होता, क्योंकि इसमें करंट का आदान प्रदान ही नहीं है। भाई इस सर्किट की करंट ऐसे घूम रही है, बस यहां से आई यहां पे गई, इधर कोई करंट का जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा सेट किया है ये नल डिफ्लेक्शन दे। तो इस सर्किट की करंट इधर ही घूमती है, जबकि ये फिजिकली तो कनेक्टेड है लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता। तो इसलिए ये वाला सर्किट, ये वाला जो शेल है, इस सर्किट पे लोड की तरह वर्क नहीं करता, लोड नहीं डालता। लोड तो तभी डालेगा जब इसमें करंट फ्लो होगी। तो ये इसकी अच्छी बात है। और इसमें देखो कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन की हेल्प से, यूनिटरी मेथड की हेल्प से आपने मीटर ब्रिज पे, यहां पे मीटर स्केल रहा होगा, बस इसे लेंथ x को फाइंड कर लेना है, आंखों से देख लेना है भाई नल डिफ्लेक्शन कहां आ रहा है, x की वैल्यू पता लगते ही यहां पे कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा।
अभी तो देखो ये मैंने अपने तरीके से समझाया है, अब मैं आपको किताब के तरीके से समझाऊंगा, वो आपको अब यूं ही समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल टर्म होती हैं वो यूज करनी पड़ेगी। तो आप इसका लिख लो मैथमेटिकल फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हम किताबों में देखेंगे वो हम करेंगे हिसाब किताब, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूले में क्या है, मान लिया हमारे पास ये ए बी एक एल लेंथ का वायर देगा, वो कितने लेंथ का, एल लेंथ का, और इसे एक बैटरी से लगा देगा ऐसे करके, ऐसे बैटरी से लगा देगा, और फिर एक ईएमएफ शेल जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके और यहां पे जॉकी से स्लाइड करेगा, और इसमें तब तक स्लाइड करेगा कि इसमें नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट ना हो जाए, 0। तो बात समझ में आ रही है नहीं। तो अब ईएमएफ ऑफ द बैटरी कैसे निकालेंगे अपन, बता रहा हूं कैसे। बोर्ड पे देखो, ये जो बैटरी है वोल्टेज की, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, वी वोल्ट की। तो ऐसे लिखेंगे एल लेंथ पर वोल्टेज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, V। तो 1 मीटर पर कितना होगा, V बाई एल। तो x मीटर पर कितना होगा, V बाई एल इंटू एक्स। और यही तो A और G के बीच EMF की वैल्यू होगी। तो जो EMF ऑफ द बैटरी होगा ये होगा। नहीं आ रही बात समझ में सौजन्या? अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, ये जो V बाई एल है यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, क्या बोलते हैं इसे, यहां पे लिख देता हूं, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। हां भाई, कितना है ये, V बाई एल, V बाई एल ही है ना ये, इस कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, PG। क्या बोलते हैं इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। बात समझ में आ रही है नहीं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो V बाई एल वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखी होती है पोटेंशियोमीटर वायर की, यानी कि पर सेंटीमीटर या पर मीटर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, और जो x है ये नल डिफ्लेक्शन, है ना, नल डिफ्लेक्शन लेंथ ऐसे बोलते हैं इसे, नल डिफ्लेक्शन लेंथ। क्लियर है क्या बात, कि नल डिफ्लेक्शन में बैलेंस्ड लेंथ, नल डिफ्लेक्शन और बैलेंस्ड लेंथ ऐसे भी बोलते हैं ना, बैलेंस्ड बैलेंस्ड लेंथ x बोलते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या होगा, ईएमएफ ऑफ शेल E कितना होगा भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट को x से मल्टीप्लाई कर दो। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो ऐसे दे देता है कि ए पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट दिस is used and the null deflection is found from the 20 centimeter from the positive terminal of the battery, then find the EMF of the battery। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से उस x की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो इसमें इतना ज्यादा, अब देखते हैं हम किस तरीके से आपको समझ में आता है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in following फिगर में आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। ये शेल है 6 वोल्ट का, 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे करके यहां पे पोटेंशियोमीटर वायर से हमने कनेक्ट कर रखा है, और ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है ना, और ये x है। साथ में एक ये बैटरी है ईएमएफ की, है ना, और ये आपका है मान लिया 40 वोल्ट है। क्लियर है बात। तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है ना, और फिगर,
और यहां पे क्या है भाई, IG 0 कैलोमीटर में। यानी कि इफ इन द फिगर फॉर null deflection shown by galvanometer, बताओ x की वैल्यू। तो ऐसे करेंगे, देखो आसान है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पोटेंशियोमीटर के सवाल होते हैं ना, देखने में ये एडवांस में सवाल आते हैं ये, और बहुत टफ सवाल की श्रेणी में आ जाते हैं यदि आपको समझ में नहीं आता ढंग से, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है इसमें कोई, ये तो किताबों में लिखा हुआ फॉर्मूला है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो। ऐसे आंखों के सामने दिख रहा है कि 100 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप है 40 वोल्ट, तो x सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर कितना होगा, 40/100। तो x सेंटीमीटर पर कितना होगा, 40/100 इंटू एक्स। और ये पोटेंशियल E सेम होगा क्योंकि नल डिफ्लेक्शन है, इसलिए 6 इज इक्वल टू 40/100 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये यूं कट गया 60/4, तो कितना आ गया भाई, 15 चौका 60, तो 15 सेंटीमीटर। अब इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला तो हमें समझ में ज्यादा कुछ आता नहीं, हमें तो ऐसे समझ में आता है, ऐसे ऐसे कि भाई 100 पे इतना, तो इस पे इतना, तो दिखता है ये। क्लियर है क्या बात? नहीं तो फॉर्मूला कुछ समझ में नहीं आने का फिर। क्यों? क्योंकि दिक्कत है ऐसी, काफी सारी दिक्कत हो सकती है इसमें, है ना। तो ये है, तो कॉपी कर लो इसे और बोल देना डन सर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि ये 6 वोल्ट है, इफ एग्जांपल लिखेंगे, इफ 6 वोल्ट शेल इज रिप्लेस्ड बाय 8 वोल्ट, इसे 6 से 8 कर देते हैं, तो नल डिफ्लेक्शन के लिए ये जॉकी को कितना इधर या उधर, लेफ्ट या राइट करना पड़ेगा, बाय व्हाट अमाउंट जॉकी शुड बी मूव, जॉकी या स्लाइडर भी कह सकते हैं, जॉकी शुड बी मूव्ड सो दैट देयर इज null deflection again in galvanometer। बात समझ में आई? जॉकी को लेफ्ट में या राइट में कितना अमाउंट से हम डिस्प्लेस करें कि दोबारा से इसमें नल डिफ्रैक्शन आ जाए, फर्स्ट में और सेकंड में? फर्स्ट में, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जब आप अब की बार 8 वोल्ट वाले को लगाओगे ऐसे करके, है ना भाई, यहां पे जाएगा यूं करके, यूं, और यूं जाएगा बी, तो ऐसे करके जाएगा प्लस माइनस, ये एक्स डैश होगा आपकी बार, है ना। तो फिर से वही लगाएंगे कि 100 सेंटीमीटर में कितना है भाई, 40 वोल्ट, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 40/100, तो एक्स डैश सेंटीमीटर में कितना होगा, 40/100 इंटू एक्स डैश, और वो मेरे को लिखना है 8 वोल्ट, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन है तो कोई भी करंट नहीं है, तो E माइनस आई आर में I0, तो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और वो 8 वोल्ट के बराबर होगा 40/100 इंटू एक्स डैश। ये कर दिया 4 दूनी 8, तो एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे पहले 15 सेंटीमीटर तो था ही सही, ये कितना था, 15 सेंटीमीटर, है ना। ये पहली पोजीशन थी J1 की, अब पोजीशन आएगी J2 की। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा, और ये आपका हो जाएगा एक्स डैश, है ना। देयरफॉर ऐसे, देयरफॉर जॉकी शुड बी मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट, है ना, टू गेट null deflection again।
ऐसा है।